नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान करने वाला ऐमान अल जवाहिरी 72 हुरों के पास तो चला गया। यह शख्स अलकायदा का सरगना था, लेकिन आए दिन वो हिंदुस्तान को धमकियां देने से चूकता नहीं था। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान में अलकायदा के पांव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जिहादियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अल जवाहिरी का खात्मा, उसकी मौत, उसका असैसिनेशन, वो हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर डालेगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो गजवाए हिंद करना चाह रहा था, खुद ही निपट गया। दूसरे के आंख फोड़ने के चक्कर में खुद अंधा हो गया, ख़त्म हो गया, कहानी, चैप्टर क्लोज्ड। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा, जस्टिस, न्याय। प्रभु के दरबार में न्याय होता है। जब दूसरे का बुरा सोचोगे तो खुद बुरा सोचने का तो मौका ही नहीं है, ख़त्म हो जाओगे तुम। अब हम आते हैं, ये अलकायदा चीफ जो है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ये ओसामा बिन लादेन का खास मित्र था। 9/11 का प्लानिंग ये दोनों मिल के किए थे। तो 9/11 का 2977 लोगों की जो मौत हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 3000 कह लो, उसका ये दोनों ओसामा बिन लादेन और ये अल जवाहिरी दोनों जिम्मेदार हैं। लोग तो ये कहते हैं कि इजिप्शियन माइंड और सऊदी मनी, यही दो डेडली कॉम्बिनेशन था अलकायदा का। एकदम। तो अमेरिका के रडार पे तो ये था। अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम इसके सर पे रखा था। और जैसे कहा जाता है कि एक हाथी की स्मृति शक्ति होती है, स्मरण शक्ति 14 साल की, 14 साल तक वो अपनी दुश्मनी को नहीं भूलता। तो अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि उसमें उसकी तो स्मरण शक्ति है 22 साल। 11 में हुआ था, 20 साल से ज़्यादा, 11 में हुआ था 9/11 और 2022 में उसको 72 हुर के पास भेज दिया गया। ये अल जवाहिरी को मारा अमेरिका ने। एक शेरपुर जगह है काबुल में, VVIP कॉलोनी था, और हकानी नेटवर्क के मिनिस्टर के घर में, फ्लैट में रह रहा था, और वहाँ से इसको, मतलब काबुल के लुटियन जोन में था ये, एकदम काबुल के लुटियन जोन। और जो जानकारी है वो इंडियन जो एम्बेसी है उससे 1 किलोमीटर और US एम्बेसी से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था ये। तो ये जो हत्या की गई अमेरिका के द्वारा, ये क्या क्या संदेश देता है? ये संदेश ये कि अमेरिका दुश्मनी भूलता नहीं है। संदेश नंबर 2 कि अमेरिका सुपर पावर है। संदेश नंबर 3 कि अमेरिका के दुश्मन कहीं भी छुप जाए धरती पे, एक न एक दिन उनको ठोक दिया जाएगा। तो ये सब संदेश देता है। अब सवाल पैदा होता है कि अमेरिका ये कर कैसे पाया? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि भाई उसको लोकेट कर पाना, उसको उसके ऊपर निगरानी रखना, कितने दिन से क्या इंटेलिजेंस इनपुट अमेरिका के पास था। करेक्ट। जो ये ऑपरेशन जो है, जिसको कह सकते हैं कि सर्जिकल और क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ ये काम किया गया। देखिए, हम लोग को सेना में सिखाया जाता है कि किसी भी मिशन का 2 फेज़ होता है, प्लानिंग फेज़, एग्जीक्यूशन फेज़। प्लानिंग फेज़ में पूरा तैयारी, एग्जीक्यूशन फेज़ में हरकत। तो ये प्लानिंग फेज़ में है, उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? सबसे पहले बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होती है, डेलिब्रेट प्लानिंग होती है। दूसरा गोपनीयता, दूसरा डिफाइन द एम। आप मकसद क्या है परिभाषित करो। तो इसमें तो बहुत क्लियर मकसद था, मानना है किल अल जवाहिरी। एम फौज में हम लोग को सिखाया जाता है, एम बहुत शॉर्ट होता है, 2 लाइन में एम नहीं होता। एम 7-8 शब्द, 1 लाइन, मैक्सिमम 1 लाइन। तो 2 शब्द है, किल अल जवाहिरी, किल अल जवाहिरी, दैट्स इट, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तीसरा, गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गोपनीयता कैसे मेंटेन होती है? नीड टू नो बेसिस पे सूचना को शेयर करो, वो गोपनीयता मेंटेन रखती है। प्लान डेवलप करो, उसका फिर कंटीजेंसीज सोचो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कंटीजेंसी A, B, C, उसके बारे में सोचो। फिर अपने टारगेट को शैडो करना शुरू करो, फिर उस पर ट्रैक रखो, उसके मूवमेंट्स पे ध्यान रखो, उसके लाइफस्टाइल को देखो कि उसका सिक्योरिटी ग्रिड कितना तगड़ा है, कैसे कैसे उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। फिर जिस दिन मारने की बात होगी उस दिन वो कहाँ होगा। फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप करो, इन्फॉर्मर्स बनाओ, उसके घर के अंदर अलकायदा के बीच में घुसो,
वहाँ पैसे की शक्ति से उनकी ईमान को खरीद लो, और वो तो आपको बताएंगे कि इसका कहाँ रहने का प्रोग्राम है, किस समय। और इसीलिए अब देखो ये कि कितना प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास था कि उसको, अमेरिका को पता चल गया था कि बालकनी में आता है बार बार, क्योंकि रूम में बैठे बैठे बोर हो जाता होगा, तो बालकनी में बार बार आता है। ये सूचना अमेरिकन इंटेलिजेंस को लग गई, तो वह वेट कर रहे थे बालकनी में आओ तो सही। तो बालकनी में आया, मार दिया गया। तो अब एक्सक्यूशन फेज में आते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस नेटवर्क में बहुत ज़रूरी है कि आप जो इन्फॉर्मर्स है वो आपके, वो बहुत तगड़े होना चाहिए। तो एजेंट के पीछे एजेंट, एजेंट के पीछे एजेंट, चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक। मिनिमम सेना में हम लोग को सिखाया जाता है ऐसी ऐसी सूचना पे तीन चेक मारो, चेक रीचेक रीचेक, 3 सोर्सेज से, तो जो सत्य है वो सामने आ जाता है। तो इतना बढ़िया इंटेलिजेंस नेटवर्क और सिस्टम इसने डेवलप किया इन्फॉर्मेशन का। अब जो है एक्सक्यूशन फेज, एक्सक्यूशन फेज मारने के कई तरीके होते हैं। रोड एक्सीडेंट हो गया, बम से उड़ा दिया, बम्बर इस्तेमाल कर लिया, सिंगल वॉल्फ वॉरियर भेज के या सुसाइड बॉम्बर से भेज के मरवा दिया। लेकिन अमेरिका ने ये चूज़ किया कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। अब ड्रोन क्यों? ड्रोन में ये खासियत है कि जो रडार है उसको डॉज कर देता है, और रडार को डॉज करके अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, तो रिएक्शन टाइम नहीं होता है, क्योंकि रडार तो आपको पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो ये ड्रोन का इस्तेमाल किया हुआ रिपर ड्रोन है, और जो मिसाइल हेल फायर मिसाइल किया, RNX मिसाइल, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। पूरे अफ़गानिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया। और क्योंकि इस सब मिशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज़ीरो एरर सिंड्रोम। इसमें 100% चाहिए रिजल्ट, 99.9 में गुजारा नहीं है, एग्जैक्ट उसमें होना चाहिए, एकदम प्रेसिशन स्ट्राइक, 100% गारंटी। अब ये बताइए कि ये इसकी तो मौत हो गई, ये तो चला गया, हिंदुस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखो ऐसा है, जब हिंदुस्तान के ऊपर इम्पैक्ट जो है उसके बताना चाहता हूँ मैं। इसके 2 बिंदु हैं। पहले, हिंदुस्तान में जो जिहाद हो रहा है उसके डायमेंशन को समझने की ज़रूरत है। इसके 2 रूप हैं। एक वो जिहाद जिसका आका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और JEM और लश्कर तौबा, इन ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान जिहाद एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान में। तो एक तो है सोर्स ये सोर्स है पाकिस्तान। दूसरा जो जिहाद हिंदुस्तान में है वो, उसमें पाकिस्तान तो हर एक आतंकवादी संगठन के संपर्क में रहता है, लेकिन उतना उसका कमांड कंट्रोल नहीं चलता है। जैसे अलकायदा हो गया, जैसे ISIS हो गया, PFI हो गया। तो ऐसे ऐसे जो संस्था हैं वो पाकिस्तान के उतने प्रभाव में नहीं है। तो जिहाद के 2 नोड्स हैं, एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड और दूसरा इंटरनेशनल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको दोनों पर तवज्जो देना है, दोनों के बारे में सोचना है और ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि यही मेरे अनुसार 144 आतंकवादी संगठन है हिंदुस्तान में, 144। और अब तो अभी करना क्या है, कुछ मतलब बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जैसे जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको बैन कर दिया जाए हिंदुस्तान में। उनके जितने प्रॉपर्टी हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, सब फ्रीज और कुर्क किया जाए सब प्रॉपर्टी। जितने उनके लीडर्स हैं, हम जानते हैं कौन कौन है, उन लीडर के खिलाफ, पूरे रैंक एंड फाइल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कीजिए, ट्रायल कीजिए 30 दिन के अंदर, और देश से बाहर उठा के फेंक दीजिए, या तो कैपिटल पनिशमेंट दीजिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, अब देखो एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी ने इसको बुलाया था ISI के एजेंट को हिंदुस्तान में लेक्चर देने के लिए, बताइए कि आतंकवाद से हम कैसे लड़ें। जो आतंकी है उससे पूछ रहे हो कि हम आतंक आपसे कैसे लड़ें, आप बताइए। तो जो इस तरह के लोग हैं, जो वोट बैंक की राजनीति के कारण, इतनी तुष्टीकरण के राजनीति के कारण जो इस तरह से देश को बर्बाद करते हैं, उन पर हरकत करने की ज़रूरत है। उनको भी यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट में साबित हो जाता है कि ये आतंकी जिहादी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मिले हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके
तो उनको भी एक टेररिस्ट घोषित करना चाहिए और वही एक ट्रीटमेंट देना चाहिए। आतंकवादी संस्था घोषित करके उसको बैन करो। यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो बैन करो, इंडिविजुअल है तो उसको आतंकी घोषित करो, देश से बाहर निकाल के फेंको या कैपिटल पनिशमेंट दो। ये करने की जरूरत है। इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। 1996 में माननीय वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कहा, CCIT की कल्पना की थी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। कई साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जिहाद फैलना शुरू हुआ विश्व में, तो अमेरिका हो, बाकी सब देशों ने रियलाइज़ किया कि वाजपेयी जी की सोच अच्छी थी। तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरकत नहीं होगा, ये तो मैं हिंदुस्तान के लेवल पे किया बता रहा हूँ, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस ऐसे जिहाद को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो कोई भी देश आतंकी संस्था को सेफ हेवन देता है, मदद करता है, टेरर फंडिंग करता है, उसको FATF ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। वो तो होता ना, वहाँ तो राजनीति शुरू हो गई। पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं गया। अभी FATF का ये प्रोसीजर प्रॉब्लम है। रूल ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। कोई जुडिशरी ऐसे चलता है कि 100% जजेस हर एक चीज़ पे एग्री करते हैं। इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कर दिया। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल का है, जो ये कि 5 को एग्री करना चाहिए, हो ही नहीं सकता कभी। ये रूल ऑफ मेजॉरिटी का क्लॉज लाना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा प्रोसीजर फंक्शन। फिर आप ये घोषित कीजिए कि जिस देश में आतंकी होगा उसको कोई लोन नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से कोई ट्रेड नहीं होगा, उसको कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा, उसके लोग को देश में दूसरे देशों में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जब तक इस तरह से जो ऐसी संस्था है, चाहे ब्रिक्स हो, SCO हो, ऐसे बहुत संस्था है, सब पे उसका एंट्री बंद हो जाए। यदि सदस्य है तो उठा के फेंको। और ये फाइनेंशियल अवार्ड यूनाइटेड नेशंस को घोषित करना चाहिए, जैसे $250 मिलियन का अल-जवाहिरी पे हुआ था। तो कि कोई भी इन्फॉर्मर होगा तो उसको हम लोग फाइनेंशियल अवार्ड दें। जब तक तो लड़ाई 2 लेवल पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और हिंदुस्तान के लेवल। जो मैंने सजेस्ट किया है, यदि होगा तो हमको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो ये सांप, ये जिहादी सांप है, ये विश्व को डसते रहेंगे। और हिंदुस्तान, मैं एक और बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान, जो मैं बोलने जा रहा हूँ भुच्चक्का हो जाओगे आप, हिंदुस्तान जिहाद का एपिसेंटर है। आप कहीं भी विश्व में देख लो, इतना आतंकवादी संगठन, इतने जिहादी एक्टिविटीज़, इतना सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो हम तो बहुत बहुत बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। तो ये तो कैंसर वाला सिचुएशन है। और उस संदर्भ में अगर हम देखें कि अल-जवाहिरी की मौत से इन लोगों के मॉरल को तो बहुत झटका जरूर लगा है, एकदम लगा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुद्दे पे अपनी विचारों को शेयर आपने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।